दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप लोग जैसा जानते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब जो होता है राष्ट्रवाद, यानी कि इसमें आप बेसिकली देखेंगे कि राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम भाव स्वभाव विचार लगाव इत्यादि है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार ये नेशनलिज्म है, इसकी जर्मनी में या कहे तो पूरे यूरोप में इसका शुरुआत कैसे होता है। तो इसका जो बेसिक जो पॉइंट है वो उसका बेसिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी, ठीक है, जो प्रिमिटिव जो उसकी सोसाइटी थी, तीन भागों में विभक्त था, क्लैरिजी, नोवेलिटी एंड एज वेल एज कॉमन क्लासेस, इंक्लूडेड द फार्मर्स, पीजेंट जिसको बोलते हैं पीजेंट, एंड लेबर क्लासेस एज वेल एज स्ट्रक्चर्स। नाउ जैसा हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे फ्रांस में बर्बन राजवंश की सत्ता थी, वहाँ पे लुई 16 हुआ करते थे, राजा बने थे वो। उनके समय पे बहुत सारी गतिविधियां होती है, जैसे आपको पता होगा अमेरिकन रिवॉल्यूशंस जब हो रही थी, एमिंग टू से जब अमेरिकन क्रांति हो रही थी, तो आप देखेंगे सेना को भेजना, जिसके कारण उनके आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना, पैसा नहीं होना, उनके सामाजिक जीवन गतिविधियां खराब हो जाना फ्रांस के लोगों की। तो वो राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं और बास्टिल्स के किले को फेंक फाक देते हैं, यानी कि एमिंग टू से उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और जितने भी प्रीसियस जो सामान होते हैं उसको ले जा करके बेच देते हैं, जैसा आपने इन लोगों के बारे में सुना होगा। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि ये नेशनलिज्म और कैसे उभरता है, ये कहाँ से आता है। पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी बनाएंगे। लेकिन देखिए, पहली बात है 1848 ईस्वी में जो फ्रेडरिक सेरियो होते हैं, है ना, वो जर्मनी एक इमेज बनाते हैं, उसमें दिखाया गया है कि देखिए कैसे ऊपर से बहुत सारे ये उसको क्या कहते हैं, जीसस हैं, उनके फॉलोवर्स से आके बढ़ा रहे हैं, वो में झंडा का स्क्रिप्ट आ रहा है, बताया गया है कि इसमें देखिए सब लोग एक जुड़ सकते हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग आते हैं, अलग अलग भाषी के लोग होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के लोग होते हैं, सब एक साथ जुड़ करके एक नया राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, एक नेशंस की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग लैंग्वेज के आधार पे, है ना, ग्लोरियस हिस्ट्री के हिसाब से हम उसको एकता भी हम उसमें ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेडरिक सेरियो का ये काम था। नेशन की अवधारणा सबसे पहले जो देते हैं अर्नेस्ट रेनन। तो ये क्या बताते हैं, ये बताते देखिए नेशन आखिर कैसे बिल्डअप होगा। तो नेशन आखिरकार जो बिल्डअप होगा वो आपका बिल्डअप होगा ग्लोरियस हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, है ना, ये सब जब मिलेगा तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, ग्लोरियस हिस्ट्री। जैसा आप इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, या हम लोग अपने आप में ही देखें तो हम लोग कहते हैं ना, हाँ वी आई एम इंडियन, वी आर इंडियन, हाउ। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए हमारा इतिहास देखिए, है ना, हमारी एकता को देखिए, ये सब होता है। नेशनलिज्म पे तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, फीलिंग है, डीप लव है, लॉयल्टी है, प्राइड है, किसके प्रति, तो नेशन के प्रति। विदाउट नेशन यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस रीजन्स या एस्ट्रेक्ट्रास। देखिए यहाँ पे बात हो चुका है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी आखिरकार जुलाई में हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। राष्ट्रवाद की भावना का विकास हम देखते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद आखिरकार कैसे फैला। तो अभी आपको बताया था, नेशन से डिफाइन करके बताया था कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास, राष्ट्रवाद तभी होगा जब हमारे अंदर नेशन की भावना आएगी। जब हमारे अंदर नेशन की भावना आएगी तो यूरोप में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े स्टेट हुआ करते थे, आई मीन टू से कंट्री हुआ करते थे। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, तो ये सब धीरे धीरे इनमें ये भावना प्रज्वलित होगी, आएगी। ठीक है, अब देखिए 1799 में मतलब आई मीन टू से 1799 नेपोलियन क्या होता है, जो ब्लूमेयर का तख्ता पलट कर देते हैं और अपने आप को
फ्रांस की सत्ता पर अधिकार प्राप्त करते हैं, यानी कि फ्रांस की सत्ता पर कब्जा करते हैं और 1804 में नेपोलियन कोड लेकर के आते हैं। इसका काम होता है कि जितने भी प्रिविलेज जो राइट हुआ करते थे, है ना, प्रिविलेज राइट को ये समाप्त कर देते हैं, बोलते हैं कि खत्म करो ये सब प्रिविलेज राइट। अब देखेंगे समाप्त कर दिए और उसकी जगह पे इक्वालिटीज लाते हैं। जितने भी संपत्ति वगैरह होते थे उसके अधिकार को सुरक्षित किया गया। जो फेडरल सिस्टम था उसको ओवर करते हैं। किसान को जो एक्स्ट्रा कर वगैरह दिया जाता था इससे भी उनको मुक्त करते हैं। हाँ, और क्या है इसमें माप तोल की प्रणाली को भी एक रखा गया कि जैसे पहले देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे, है ना, अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो आपको क्या होता था कि अलग अलग टाइप्स का मतलब हम इस रीजन से जाएं या उस रीजन से जाएं, हमको क्या होता था एक टैक्सेस अलग अलग पे करने पड़ते थे, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो ये पहले हुआ करता था, तो उस सबको क्या किया गया, हटाया गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर 18th सेंचुरी में देखेंगे कि इसके बाद मापतौल की प्रणाली, सामाजिक प्रतिबंध हटा दी गई। ये सारी की सारी आपकी हो रही है 1804 में, है ना, 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में होता है। जो परिवहन है और संचार है जिसको हम गिल्ड कहते हैं उसमें सुधार किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में क्या किए जाते हैं, रिफॉर्म्स किए जाते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के मुद्राएं चलाई जाती थी वो सारी मुद्राएं को समाप्त करके केवल और केवल 2 प्रकार की मुद्राएं फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा चलाया गया। इसके बाद में देखेंगे जैसे लोगों को लगा कि अरे वाह ये बहुत अच्छा शासक है, गणतंत्र, लोगों को अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, इट्स अ गुड किंग्स। तो इसके बाद देखेंगे कि ये क्या करता है कि फ्रांसीसी सेनाओं में, यानी कि अपनी टेरिटरीज को और बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी टेरिटरीज को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मतलब जबरन, है ना, मतलब जबरदस्ती जो फ्रांस के लोग होते हैं उनको सेना में भर्ती करते हैं। ठीक है, और 1804 में ये क्या करते हैं, अपने आप को फ्रांस का राजा या सम्राट नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये राजा अपने आप को नियुक्त कर लेते हैं 1804 दिसंबर 2 में। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, तो 1804 में जब ये अपने आप को राजा नियुक्त करते हैं तो ये सबसे पहले व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ये नोट्स के लिए बस लिख दिया था, इसका आगे आपको उपयोग समझ में आएगा। ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है, ये जो रीजन है इस पे हैप्सबर्ग नाम का राजा शासक करता, हैप्सबर्ग वंश का शासन था। फिर आप देखेंगे 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। आपको पता है कि नेपोलियन और 3 देश थे जिसमें रूस था, ब्रिटेन था और ऑस्ट्रिया था, है ना। तो ये तीनों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर वियना में, है ना, वियना में इनका क्या हो जाता है, नेपोलियन हार जाते हैं, उनके साथ एक संधि होती है जिसको हम लोग वियना संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि का उद्देश्य क्या था, तो इस संधि का उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी सुधार किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा जितने भी सुधार किए गए थे उन सारे सुधारों को खत्म कर देना। ठीक है, उन सारे सुधारों को खत्म कर देना, ये वियना संधि का सबसे बड़ा समझिए तो योगदान था वियना संधि करने का। इसमें क्या किया गया कि ये इसके नेपोलियन के द्वारा जो 39 जर्मन राज्य संघ किए गए थे उसका विघटन कर देना। ठीक है, मतलब उसको हटा दिया जाना, सैनिकों पर अंकुश लगाना। जो हम लोग राजतंत्र और प्रजातंत्र था, मतलब आई मीन टू से रिपब्लिक थे, बहुत लोग डेमोक्रेटिक हो रहे थे, तो उन लोगों की जगह मोनार्क सिस्टम लाना। मोनार्क भी वैसा नहीं जिसको हम लोग कहते हैं ना निरंकुश, तो निरंकुश शासन को लेकर के आना था उनका। निरंकुश का इंग्लिश हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, अब देखिए ये सब इनका विचार था। अब मेटरनिक जो था वियना का
आई मीन टू से ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। यही तीनों मिल करके क्या करते हैं, नेपोलियन को साइड करते हैं और जितने भी जो प्रदेश होते हैं, मतलब इटली के जो एरियाज थे उस पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मतलब अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको फ्रांस को, ऑस्ट्रिया, आई मीन टू से इटली और जर्मनी को अलग अलग भागों में तोड़ दिया, है ना। मतलब छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया। जैसे आप देखेंगे मेटरनिक द्वारा छोटे छोटे राज्यों में बांटना, पहला जिनेवा और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ संयुक्त कर देना, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना, आपको नजर आ रहा होगा, ये तो अयंकुत लिख दिए, बट ये अयंकुत नहीं है, संयुक्त है, ठीक है। अब देखिए कि ये हो गया। सिसिली और नेपल्स जो थे बर्बन राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंप दिया गया, ठीक है। ये इस समय के जिनको हम लुई 18 भी कहते हैं, लुई 18, ठीक है। सिसिली और नेपल्स जो थे बर्बन राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंप दिया गया। बाय मिस्टेक हो गया, इसको नहीं लिखने का था। अब आगे देखिए, जो फ्रांस का जो क्षेत्र था ना वो लुई 18 को दिया गया था, कहने का मतलब है, ठीक है। फ्रांस का जो राजगद्दी हुआ करता था वो किसको दे दिया गया था, लुई 18 को दे दिया गया था, ठीक। अब आप इधर देखेंगे, इसके बाद है कि हमने जो छोटे छोटे लघु राज्य को तोड़ा था, जिसमें हमने बताया कि जिनेवा और सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ संयुक्त कर दिया गया। सिसिली और नेपल्स हमने बर्बन राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, और रोम तथा उसके निकटवर्ती राज्य पोप के अधीन कर दिए गए, ठीक है। आई मीन टू से रोम तथा उसके निकटवर्ती राज्य पोप के अधीन कर दिए गए। लोमबर्डी और बेनेशिया ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। पार्मा, मोडेना और तस्कनी जो थे हैप्सबर्ग, ठीक है, हैप्सबर्ग वंश को सौंप दिया गया। पोलैंड जो था, पोलैंड वो रूस को दे दिया गया। माल्टा, हेली और गोलैंड आर्मेनियम द्वीप समूह था। इसके साथ साथ केप ऑफ गुड द्वीप जो था वो ब्रिटेन को दे दिया गया। जैसे आपको पता होगा कि राइन जो महासंघ हुआ करता था, जो 12 जुलाई 1806 को बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 16 जर्मन राज्य शामिल हुआ करते थे। इनको क्या किया जाता, देखिए ये जो है ना 8 जून 1815 को जब ये क्या इसको कहते हैं, नेपोलियन जो था उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में 1866 को यह भंग कर दिया गया। मतलब कहने का है कि इसको हटा दिया गया था, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, सेंसरशिप कानून लाया जाता है। तो इस सेंसरशिप कानून का उपयोग क्या होता है, तो इस सेंसरशिप कानून का उपयोग होता है कि जितने भी सारे है ना, जितने आप देखेंगे कि प्रेस एक्ट करना हो, ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि इसके बाद नाटक हो, गीता हो, समाचार पत्र, इस पे प्रतिबंध लगाना हो। इस पे प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है, इसका कारण है कि हम चुपचाप ये जो है यूरोपियन मीडिया पर हम वर्चस्व स्थापित कर सकें और यहाँ पे गणतंत्र या लोकतांत्रिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिल सके, ठीक है। जब यहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक गतिविधियां नहीं मिलेगी, इनकी शक्ति नहीं मिलेगी, तो वह क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खुद कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और इस प्रकार उनका जो था साम्राज्य में अपना बने रहने का वो बन सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक इन्होंने कर लिया। अब आप देखेंगे 1815 के बाद क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 1850 के बाद आप देखेंगे कि जितने भी उदार राष्ट्रवादी थे, यानी कि कहने के मतलब लिबरल नेशनलिज्म जितने भी थे, इन सबको क्या कर दिया गया, बोले कि बेटा अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग अब यहाँ पे रहोगे तो फिर हमको दिक्कत होगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। चुपचाप निकल जाओ कहने का मतलब है उनको अरेस्ट करवा लिया गया, या फिर बहुत लोग देश छोड़ के चले गए। उसी में आप लोग जानते होंगे, एक नाम है बहुत ही फेमस है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनका आपको नाम देखने को मिलेगा, जिनका नाम था ग्यूसेपे मैजनी, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1807 में। इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होगा कि मेजनी का जन्म, आपको पता होगा कि मेजनी का जन्म 1807 में हुआ था। कब हुआ था, इनका जन्म आपको देखने को मिलेगा
1807 में हुआ था। और यह एक संगठन का आप देखेंगे तो ये एक संगठन बनाते हैं, या एक संगठन को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है कार्बोनरी। ठीक है, एक संगठन होता है कार्बोनरी। तो आपको पता होगा ये कौन सा संगठन को ज्वाइन किए, तो ये जो थे ये एक संगठन को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम होता है कार्बोनरी संगठन। क्या होता है? ठीक है, कार्बोनरी संगठन होता है, इसका यह हिस्सा बनते हैं। और आपको पता होगा कि इनकी उम्र उस समय मात्र 24 ईयर्स की थी। बाद में आप देखेंगे तो इन्होंने 1831 में लिगुरिया में भी क्रांति किए थे, प्रयास किए थे। ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको निर्वासित कर दिया गया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि धीरे धीरे जर्मनी में क्रांति का भाव बढ़ने लगा, यानी कि यूरोप में क्रांति का भाव बढ़ने लगा। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे विश्व में यानी कि यूरोप में क्रांति आई। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग पार्ट 2 बहुत जल्द बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। हर हर महादेव।